ठीक है, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। वस्तु हम ए बी रखेंगे। कहानी क्लियर नहीं क्लियर? ए बी हमने वस्तु रखा, ए से 2 प्रकाश किरणें डाली जाएंगी। तो पहली प्रकाश किरण कहाँ से जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है लेंस से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस होकर जाएगी। तो मान लिया हमारे पास यहाँ पे फोकस है एफ, तो ये एफ से होकर चली जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? प्रथम फोकस इसका एफ है और द्वितीय फोकस को मान लेंगे एफ डैश। कोई दिक्कत नहीं है, F1 और F2 मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी। चलो हम इसको F1 F2 भी नाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग ना। तो हमने क्या कहा कि ए बी एक वस्तु ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ से 2 प्रकाश किरणों में से पहली प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर लेंस से टकराएगी और फोकस होकर चली जाएगी। तो जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, लेंस से टकराती है, तो सदैव वो कहाँ से होकर जाती है बेटा? फोकस होकर जाती है। ये इसका रूल है, ठीक है। और अगला पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखेंगे? और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी? प्रकाशीय किरण सी से होकर जाएगी, और जो प्रकाश किरण प्रकाशीय किरण सी से जाती है वो सीधे निकल जाती है, नहीं आपको सीधे निकल जाएगी, ऐसे होगा। तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ क्या बनेगा बेटा? प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी सीधी बात है, यहाँ प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। ये कहीं 2F रहा होगा, ठीक है, उसके बीच में। पता सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो क्या बताया मैंने, फिर से बताओ। मान लो सूर्य माना है, एक उत्तल लेंस है, पूरा बताओ इसे। हाँ, जिसका प्रकाशीय किरण सी है। आगे कहानी क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा क्लिक हो गया मुझसे। ओके, चलो इसी में देख लेते हैं। अब थोड़ा सा सोचिए इसमें और क्या हो सकता है। हमारा वस्तु है कहाँ, पहले ये पता कर लेते हैं। अगर इसका इमेज यहाँ बन रहा है तो जाहिर बात ये वस्तु जो है फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रहा होगा, है कि नहीं है? तभी तो हमारा ये जो इमेज बना है वो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में। ऐसा नहीं होता है ना, क्या होता है? हाँ, अनंत और फोकस के बीच में रहेगी तो, है ना, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रहेगी तो, फोकस नहीं, फोकस ही लगाना ही गलत है। अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में रहेगी तो ये। वैसे ही हम ये नहीं करवा रहे हैं, हमारा मेन मोटो ये नहीं है, हमारा मेन मोटो कुछ और है। हमारा मेन मोटो ये है कि हम समरूप त्रिभुज ढूंढेंगे, जैसे दर्पण में नहीं ढूंढते थे, सेम है वैसे हमारा ये काम रहेगा कि इसमें समरूप त्रिभुज ढूंढना है, और ढूंढने पर उसका नियम लगाना है। तो पहले उस नियम को समझ लेते हैं, समरूप त्रिभुज का नियम क्या कहता है। अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं यानी कि सिमिलर हैं, तो उसमें नियम क्या कहता है कि क्या होना चाहिए? ये तो दो उनके, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएंगे, या तो उनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब जरूरी नहीं कि सभी एंगल, यहाँ पे कम से कम अगर 2 भी एंगल बराबर होंगे तो भी हम उसको समरूप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा ट्रायंगल एक दूसरे का समरूप कहलाएगा। ए बी सी, हाँ आगे ए बी सी और ए डैश बी डैश एफ। चलो इसको नाम तो नहीं दिया मैंने, तुमने नाम पहले ही दे दिया है, ए डैश बी डैश, ठीक है, हो गया। ए डैश बी डैश सी, ये इसके होगा। कैसे पता चला भैया? तो देखो ये कोण इस कोण के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये 90 अंश है, भी कितना है? 90 अंश है। और हमने बताया किसी त्रिभुज के अगर 2 कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाता है? समरूप त्रिभुज कहलाता है। इसका मतलब ये कैसा हो गया? अब समरूप त्रिभुज हो गया, ठीक है। तुम्हें सीधे नहीं करना है, लेकिन तुम्हें सोचना तो पड़ेगा ना कि कौन कौन समरूप त्रिभुज है। पता चला जो मन में आ रहा वही ले लोगे क्या? त्रिभुज तो बहुत सारे दिख रहे हैं, तो सभी तो आपस में होंगे नहीं समरूप, कुछ रीजन होगा समरूप होने का, वो रीजन पता करेंगे जिसके तहत हमें यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि जो ट्रायंगल हमारे पास है, ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल भाई? ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तथा दूसरा ट्रायंगल कौन सा मिला? ए डैश बी डैश सी, दूसरा है ए डैश बी डैश सी। ये कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं। अच्छा, अगर ये समरूप त्रिभुज हैं बेटा, तो हमने क्या बोला था? इनके एंगल्स इक्वल होते हैं, या फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। अगर साइड का रेशियो मतलब क्या हुआ? तो जैसे हम इस ट्रायंगल को साइड में थोड़ा बनाते हैं, इस ट्रायंगल को एक बार थोड़ा साइड में बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए, और इस ट्रायंगल जो उल्टा दिख रहा है इसको भी थोड़ा हम सीधा करके साइड में बना लेते हैं, इसको ऐसे ये दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? सी हो गया। ये हो गया ए डैश हो गया, ये हो गया बी डैश, यहाँ पे क्या हो गया आपका? सी हो गया।
अब मैं अगर इधर देखूं तो डिस्टेंसेस की बात कर लूं तो वस्तु के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, यू होती है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना, ये बाद में देखें, डिस्टेंसेस की बात हम बाद में करेंगे, जैसे कि दर्पण में नहीं किया था वैसे। अब यहाँ पे बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इसके बराबर हुआ है और ये आपका जो एंगल है सी वाला, ये आपस में ऑलरेडी क्या है, बराबरी तो है ना, तो ये चीज हमें नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये समरूप त्रिभुज कहलाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे लंब ये है तो लंब ये हुआ, आधार ये है तो आधार ये हुआ, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण, इस तरीके से लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, चलो देखते हैं। हमें कम से कम 2 भुजाएं चाहिए, तो हमें ऐसी भुजाएं उठानी है इसमें दूरियां भी आ रही हो। भाई कर्ण से कोई मतलब है नहीं, रेखा से कोई मतलब है नहीं, किधर से किधर, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो हमें कौन कौन सी 2 भुजाएं उठानी, जरा बताओ। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, वेरी गुड, बी सी अपॉन बी डैश सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दे, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो, तो ये पहला पॉइंट तो हम लोग को क्लियर हो गया। अब चलो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, अगला मतलब अगला समरूप त्रिभुज को क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए समरूप वाले में अगला, मुझे लगता है इसको उठा लिया जाए, क्योंकि इसका ये वाला कोण और इसका ये वाले कोण के बराबर है, और ये भी एक 90 है, ये भी क्या है 90 है, तो भी ये समरूप अलग नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन सा, जरा नाम बोलो, इसको नाम दे दो यार, ए सी है तो इसको नाम दे दो डी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, डी सी एफ तथा दूसरा बोलो बेटा ए डैश बी डैश, अच्छा एफ ए डैश बी डैश, ठीक है, समरूप त्रिभुज से। यहां तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो समरूप त्रिभुज उठाइए, फिर वही बात आई समरूप त्रिभुज में कैसे भाई, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो लंब इसका कौन है, लंब इसका सी डी, क्या है सी डी, अपॉन इसका लंब कौन है, ए डैश बी डैश, वेरी गुड। इसका आधार कौन है, इसका आधार कौन है सी एफ, और उसका आधार कौन है ए डैश एफ या फिर एफ ए डैश, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो, इस फिगर में तुम्हें और क्या खासियत दिख रही है, तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, बिकॉज ये पैरेलल है, पैरेलल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। जो अगर 2 लाइन अगर पैरेलल हैं बेटा, ये बात खासियत याद रखो, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती हैं। क्या बताया मैंने, फिर से बोलो, अगर पैरेलल होती हैं तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, हमेशा होती हैं, ये नहीं कि आज हुई कल नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है ना। ये हम तुम नहीं है जो आज कह दें कल बदल जाएं, तो ऐसा नहीं होता, ये थ्योरी है, मैथ की थ्योरी है, एक बार जो हो गई वो फिक्स होती है हर जगह, चाहे वो फिजिक्स लगाओ, चाहे वो केमिस्ट्री लगाओ, चाहे जो लगाओ। अगर पैरेलल हैं तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सदैव क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये हमेशा फॉलो होगा। बात समझ में आई नहीं आई, चलिए तो देखिए इसमें आराम से इसको फॉलो कराइए। क्या देखेंगे हम कि अगर ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, तो ये डिस्टेंस आपस में क्या होगी, लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अर्थात यहाँ पे हमने फिगर्स देख लिया, क्या फिगर्स देखा, ठीक है, कि यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी हो गया, डी सी जो भी बोलो, है ना। रीजन क्या होता होगा, रीजन, रीजन ये बताएंगे, ठीक है, ऐसे बता दो कि यहाँ पे ये जो हमारा ए डी है पैरेलल है किसके, बी सी के, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। और बताओ दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, इतना ही तो हो गया, और कोई तो खास पॉइंट नजर आ नहीं रहा है मुझे, क्यों, यहाँ तक कहानी क्लियर है। चलो तो इसको अप्लाई करो जरा, बताओ क्या हो गया यहाँ पर, तो हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। देखो ऐसा करिए कि आप पूरा फिगर से ही डेरिवेशन करना सीखिए, है ना, ये नहीं कि अलग से कोई पॉइंट तुम्हें याद करना पड़ रहा है। अगर पॉइंट तुम्हें अलग से याद करना पड़ रहा है, इसका मतलब है वो फिगर अभी तुम्हें समझ में नहीं आया, फिगर नहीं समझ में आया, या फिर डेरिवेशन में कोई पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर तुम्हें अलग से पॉइंट नहीं याद करना पड़ रहा है, तुम एक बार फिगर को कर लेते हो तो पूरा डेरिवेशन कर पाते हो, इसका मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से आ चुका है, बस इसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है समझने का। चलो उठाते हैं, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर, अब इसका बताओ भाई क्या होने वाला सिस्टम, तो क्योंकि इधर का बताना, इधर का मैंने कुछ चेंज तो किया नहीं है, तो ये क्या रहेगा, सी एफ अपॉन
एफ ए डैश, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको नाम दे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। अब जब कोई बायां पक्ष आपस में बराबर रख देता है तो इसका मतलब क्या होता है, दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बी सी अपान बी डैश सी बराबर सी एफ अपान एफ ए डैश। ठीक है, ओके। अब यहां से बात कर देते हैं, बी सी बी सी बी सी, इसकी वैल्यू बताओ जरा। तो ये वस्तु हो गई, ये क्या हो गई, वस्तु। और वस्तु और लेंस की बीच की दूरी कितनी होती है, यू होती है। अरे वो डायरेक्शन है माइनस, लेकिन डिस्टेंस कितनी होती है, यू। बस नहीं समझे। और उसके बाद बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी, बिकॉज बी डैश सी तो कहीं था ही नहीं, किस में लिया था मैंने, बी सी अपॉन ए डैश सी था, है ना। तो ए डैश सी था बेटा ये। अरे भाई ट्रायंगल में तो ए था ना, तो ए डैश से बी डैश तो नीचे आ जाएगा, तो थोड़ी हो पाएगा। ठीक है, तो ए डैश सी था। चलो अब इसका बताओ। तो बी सी हो गया मेरे पास इतना, ठीक है। ए डैश सी कितना है तो वो बताइए। बी सी हो गया मेरे पास यू, ए डैश सी कितना है तो ये, क्योंकि प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब बीच दूरी कितनी होती है, वी होती है, इसलिए मैं इसको क्या नाम दूंगा, वी नाम दूंगा। ठीक है, सी एफ है, सी एफ देख पा रहे हो, सी एफ ये क्या है, ये फोकस दूरी होती है बेटा, और फोकस दूरी किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। वेरी गुड। और मेरे पास एफ ए डैश है, एफ ए डैश जरा देखिए क्या होगा, एफ ए डैश, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे पता है ना, v माइनस एफ, तो इसको करेंगे v माइनस एफ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमने देख लिया, अब आराम से सारी डिस्टेंस मुझे पता हो गई हैं, तो लिखेंगे चित्र से, आराम से इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब देखना, बताओ BC कितना आया, U, अब क्योंकि लेफ्ट साइड में इसलिए किसमें लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, CF कितना आया बेटा, F, राइट साइड में इसलिए प्लस में रहने दो। ठीक है, आगे देखो CA डैश कितना आया, CA डैश V, राइट साइड में इसलिए प्लस में रहने दो। ठीक है, और FA डैश कितना आया बेटा, V माइनस F, राइट साइड में इसलिए प्लस में रहने दो। बात पकड़ में आ गई, नहीं आ गई, आ गई। चलिए तो इसको अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, इसमें ये वैल्यू उठा के रख लेते हैं, तो क्या आएगा, BC, BC की वैल्यू कितनी है, माइनस U। तो इसको समीकरण को नाम दे दो, इसका कोई नाम दे दो बेटा, इसका 3 नाम दे दो। तो समीकरण 3 से, ठीक है। अब इसको मान रखो तो क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू माइनस U अपॉन ए डैश सी की वैल्यू, या ए डैश सी है, सी ए डैश कितनी आ जाएगी, V इक्वल टू CF की वैल्यू आई, CF की वैल्यू F, और इसकी वैल्यू कितनी है, V माइनस एफ। जरा बताओ कितना बन जाएगा, माइनस UV, कुछ अभी फॉल्ट मुझे लग रही है, चलो देखते हैं। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस UF इक्वल टू कितना हो जाएगा, VF, ये बनेगा ना। चलो ऐसा कर लेते हैं, दोनों पक्ष में कितना डिवाइड करा दें, बहुत सिंपल लग रहा है ना, बहुत जल्दी हो गया, बताओ। अरे याद होना चाहिए, UVF से क्या करते दोनों पक्षों में भाग करा देते हैं, क्या हो जाएगा बताओ। तो UV से UV गया, UF से UF गया, और VF से VF गया। तो अब एक्चुअल में क्या प्राप्त हो गया, -1/f और प्लस 1/v इक्वल टू 1/u। इसको अरेंज करो बेटा, इसको सही ढंग से अरेंज किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो इधर का माइनस इधर भेजेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही होता है, ये कुछ और होता है, ये होता है। इसे लेंस मेकर फार्मूला भी बोलते हैं हम लोग, ये दूसरे मेथड से किया हम लोगों ने, कर लीजिए। कल यही फार्मूला हम लोगों ने दूसरे मेथड से किया था, आज यही फार्मूला हम लोगों ने दूसरे मेथड से किया है। अगर हम रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सेम वही होगा जो पहले था, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर लेंस के सामने रखी वस्तु, ठीक है, का प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा या छोटा बनता है, ये बताने के लिए हम लोग रेखीय आवर्धन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कितने गुना बड़ा बन रहा है या कितने गुना छोटा बन रहा है। सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया है तो कितने गुना छोटा दिख रहा है मुझे,
ये बताने के लिए, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया तो कितने गुना बड़ा दिख रहा है ये बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रेखीय आवर्धन का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर अब रेखीय आवर्धन किससे कहते हैं ये बात किया जाए, जैसे मैंने बोला कि मेरी वस्तु की लंबाई, मान लो मेरी हाइट मान लिया कि 6 फीट है। कितनी फीट है, 6 फीट है। तो हमने कहा 6 फीट मेरी हाइट है, तो प्रतिबिंब बना 4 फीट का। प्रतिबिंब कितने फीट का बना, 4 फीट का। तो हमने कहा 4 फीट का बना, 4 कैलकुलेट से कर पाओगे ना चलो। तो हमारे हाइट का कितने गुना प्रतिबिंब बना है, हमारी हाइट 6 फीट है, ठीक है, और प्रतिबिंब हमारा जो बना है वो 4 फीट का बना है, ठीक है। हमने पूछा मेरी हाइट का कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा, कुछ भी हो, कितने गुना प्रतिबिंब बना ये बताओ, खाली गुना वर्ड बताना। 2/3 सिंपल है यार, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 आएगा, है ना। तो 2/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 2 जा 6 हुआ, 2 2 जा 4 तो आ जाएगा। इसका मतलब कितने गुना, 2/3 गुना, ठीक है ना, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो जो 2/3 तुमने लगाया है ना बेटा, इसको बोलते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं, आवर्धन। यही हमारे लिए आवर्धन क्षमता होती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है। तो इस आवर्धन क्षमता को थोड़ा सा और एक्सटेंड रूप में पढ़ने के लिए चलो, मैंने कहा वस्तु का कितने गुना बड़ा बनाना, यही कहलाता है प्रतिबिंब, है ना। तो अगर हम बात कर लें वस्तु, हमारे पास वस्तु की हाइट हम बात कर लेते हैं HO होती है, और प्रतिबिंब हाइट को बात कर लेते हैं HI होती है, ठीक है। तो यानी HO का कितने गुना बड़ा जो बनेगा वही कहलाता है HI। ये रियलिटी होती है इसकी। इसका मतलब M बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा HI/HO। इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई बोल सकते हो, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, तुम्हारी मर्जी। तो ये हो गया वस्तु की ऊंचाई। वस्तु को लोग बिंब भी बोलते हैं, ठीक ना, इसको बिंब बोलते हैं, बिंब। तो तुम्हारी मर्जी, बिंब लगा दीजिए। वस्तु की ऊंचाई, इनका अनुपात रेखीय आवर्धन क्षमता कहलाता है। बात समझे नहीं समझे, ठीक है। तो इसको बताएंगे कैसे, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। और ये हो जाएगा M बराबर HI/HO, ठीक है। और ये बराबर होता है, M बराबर होता है HI/HO बराबर होता है V/U। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है, उस पर बात करते हैं। डेफिनेशन तो लिख लोगे ना अपने आप से, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा उस वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं, अर्थात करके ये सब बवाल लिख लोगे ना, ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम लोग लिखते हैं, अगर हम बात करते हैं डेरिवेशन की, प्रूफ की, क्योंकि फिगर बना हुआ है, 80% काम खत्म है, बस मुझे थोड़ा उसमें बुकनूरा देना है, ठीक है ना, थोड़ी, क्योंकि हम लोग तीखा खाना पसंद करते हैं इसलिए थोड़ा सा मिर्ची भी, अरे वही तुम्हारा यार पीसी मिर्ची, ऐसे खड़ी मिर्ची नहीं उड़ा देंगे और मस्त भी तुम्हारे सामने पेश कर देंगे, लो भाई खाओ, है ना। बाकी सब कुछ बन गया है, पूरा मैटर तैयार हो चुका है, बस ऊपर की सजावट बाकी है ना। थोड़ा सलाद वलाद काट दिया जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है ना भाई, सलाद काटने की बारी है। समरूप त्रिभुज पहला कौन सा उठाया था, पहला समरूप त्रिभुज उठाया था हमने ABC तथा दूसरा उठाया था हमने A'/B'/C। कहानी क्लियर नहीं क्लियर, तो बताइए क्या हुआ था, AB/A'/B' बराबर BC/, ये तुम लोग कितने समझदार हो ना। चलो ठीक है, इतने समझदार मत बनो, नहीं टीचर पढ़ाएगा नहीं, खाली इशारों में बात करेगा बोलेगा समझदार है, समझ जाएंगे, और कभी कभी तो बात ही नहीं करेगा, बोलेगा समझ गए होंगे है ना। चलो आते हैं यहाँ पर AB की बताओ कितना है, AB कितना है HO, ऊपर आएगा तो प्लस में, ठीक है। BC कितना है, अरे अच्छा A'/B', अच्छा A'/B' कितना है HI, मतलब मैं कुछ भी पूछूं बताना तुम्हें वही है, ठीक है, जो ठाने हो। तो ये वो बच्चे हैं जो एग्जाम में तैयारी करके जाते हैं ना, 10 क्वेश्चन याद करके जाते हैं। तो एग्जाम में कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, लिखना उनको उन्हीं 10 को होता है तुम्हारी ऐसी पेपर तो अच्छा जाएगा ठीक है। तो ये हो जाता है BC की वैल्यू हमारे पास कितना है -U, और A'/C, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, कहाँ गया A'/C, ये सॉरी दाएं साइड है, क्या होगा F,
देखिए ये नीचे जा रहा है, इसको माइनस करना चाहिए, बात समझ नहीं आया, हमको लास्ट में फाइनली प्लस ही लाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, उल्टा कर दिया क्या मैंने, ओ वेरी बी ले लो यार, बी ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एच ओ अपॉन एच आई, लेकिन हमें मतलब है सर एच आई अपन एच ओ से, तो क्या दिक्कत है बताओ, अगर हम इनको पलट दें, सपोज करिए हमने पहले बताया होगा अगर मूर्ति उल्टा रखी तो तुम्हें उल्टा होने की जरूरत नहीं है, मूर्ति को सीधा कर लो है। अब बच्चे नहीं, मूर्ति अगर उल्टा हो गई है तो पता क्या करेंगे, कहीं हिया सर जी गलत होगा, हिया ए डैश बी डैश ऊपर होत और ए बी नीचे होत तो सही हो जाता मतलब अगर मूर्ति उल्टा रखी है, जैसे कई बार मैंने बोला होगा मूर्ति उल्टा रखी तो ये नहीं कहेंगे मूर्ति उल्टा रखी सर तो इसको सीधा कर ले, नहीं, अगर हमारा सर नीचे होता और हमारे पैर ऊपर होते तो सीधा नजर आता, एकदम मस्त क्लियर दिखाई देता ठीक है ना। तो वही चीज है, इसमें एच ओ अपान एच आई है, इसको एच आई अपन एच ओ मुझे चाहिए, मैं क्या करूंगा एच आई अपान एच ओ, पलट दो यार क्या दिक्कत, इसको पलटो, इसको पलटने की जरूरत है, यहीं से कर लो वी अपान यू, बस समझ आ गई ना। और ये चीज किसकी वैल्यू होती है, m की होती है, इसलिए हमारे पास हो जाएगा m बराबर एच आई अपॉन एच ओ बराबर v अपॉन यू। बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। अच्छा थोड़ी अभी हमने क्या किया ना, अभी ये तुम्हारे सामने खाना पकवान आ गया, अभी सलाद नहीं काटा गया है, ठीक है, अभी ये बुकनू उकनू उड़ा दिया, तीखी मिर्च मसाला डाल दिया, अब सलाद काटने की बारी आ रही है, तैयार हो तो काट दिया जाए भाई, तैयार हो ना सभी लोग, चलो इसको काट लेते हैं। बेटा चाकू भी हमारे हाथ में ही है ना, यहाँ सारे हथियार मेरे हाथ में, देखो ठीक है। अभी पहले छीला जाएगा इसको है ना रब कर दूं ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन भले नोट कर लेना है, मुझे लगता है यार कर लोगे, नोट करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि पीछे नोट तो कर लिया है, समझना मेन है, समझना मेन है, नोट करना में इतना मेन नहीं है, वो तो तुम करते ही रहोगे, ठीक है, समझना मेन है। अब यहाँ पे देखिए बातें नहीं, यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान है, मैंने सीखा है, आपने भी सीखा है, ठीक है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, क्या सीखा नहीं सीखा, सीखा है। तो फोकस करिए इसके बात पर, ये बोल रहा है m बराबर होता है v अपॉन यू, अगर मुझे v अपॉन यू मतलब अगर मैं इसमें कुछ ऐसा करूं जिससे m मेरा यहां पे आ जाए, तो बताओ ऐसा क्या करूं जिससे m मेरा यहां पे आ जाए, v से बोथ साइड क्या कर दें गुणा, तो कर दिया जाए मल्टीप्लाई बाय v ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा भाई v अपॉन f, ठीक है, इक्वल टू 1, क्योंकि v से गुणा कर रहा हूं तो ऐसे ऐसे v हो जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे कैंसिल भी हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा v अपॉन यू। कहानी क्लियर नहीं क्लियर। अच्छा मैं देख पा रहा हूं कि ये माइनस किधर आएगा, प्लस में, प्लस का हो जाएगा इधर माइनस में, या ऐसे रहने दो, अभी इसको ज्यादा काट पीट ना करो ना, ऐसा करो कि 1 माइनस इसको क्या कर दे अपन m कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस m, ठीक है। अब यहां से तुम्हें फॉर्म किसका बनाना है, m को v और f के फॉर्म में लिखना है, या f को m और v के फॉर्म में लिखना है, जिसके फॉर्म में तुम्हें चाहिए उसी फॉर्म में निकाल के रख लो। हमें चाहिए m v और f के फॉर्म में, m किसके पदों में चाहिए, v और f के पदों में चाहिए, तो माइनस किधर आएंगे प्लस में, प्लस का हो जाएगा माइनस में, तो m बराबर हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन एफ। बताओ समझ में नहीं आया, तो हम इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा बेटा f माइनस वी अपॉन एफ, तो मेरे पास सूत्र बन गया क्या, m बराबर f माइनस वी अपॉन एफ, एक सूत्र बन गया। लॉजिक क्लियर है। अब मैं दूसरा सूत्र बना लेता हूं, चलो यहां से, इस बारी थोड़ा सा मैं, इस बार मैंने v से कराया था, इस बारी मैं u से करा लेता हूं और u को खत्म कर देता हूं। इस बार मैंने v को खत्म किया था, इस बार मैंने सॉरी इस बार किसको खत्म किया था, v को नहीं, v से मल्टीप्लाई किया था ना, तो इस बार हम किसको खत्म करेंगे, v नहीं u खत्म हुआ था, इसमें u खत्म हुआ था, देखो u v कहीं नजर आ रहा है, u नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसमें u नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब u खत्म हुआ बेचारा, ठीक है। ये पूरा पूरा डेरिवेशन हुआ m f v, यानी m को f और v के पदों में निकाला हमने, m को f और v के पदों में निकाला। कहानी क्लियर नहीं क्लियर। और अब मैं जो निकालने वाला हूं वो निकालने वाला हूं m को किसके पदों में, f और u के पदों में निकालने वाला हूं। कहानी समझ में आ गई। चलो तो इसमें कर लेते हैं, क्या होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, बोथ साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, u से कर देंगे, तो हो जाएगा u और यहाँ पे भी u और यहाँ पे भी u, ये कैंसिल, ये 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, u अपॉन एफ इज इक्वल टू u अपॉन v, v अपॉन u है, u अपॉन v, इसको पलट दो, ठीक है, इतनी बड़ा इशू तो है नहीं कोई,
तो रख दो, क्या हो जाएगा ये 1/m-1, ठीक है। -1 इधर आया प्लस में, हो जाएगा 1/m u/f + 1। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/m u+f/f, ठीक है। और यहाँ से इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा f/u+f। ये आपका आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब करो नोट करना स्टार्ट।